Good morning, student. Welcome back here. I hope all are well. Now, today we start for constitutional design and last topic. People living together in a country. Constitution बहुत सी चीजें करता है, जैसे नंबर 1, it generates a degree of trust and coordination that is necessary for different kind of people to live together. यानी ये कंट्री में रहने वाले लोगों के बीच में भरोसा और तालमेल बनाता है. Number 2, it specifies how the government will be constituted, who will have the power to take which decisions. यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि कंट्री में गवर्नमेंट कैसे बनेगी और उस गवर्नमेंट को क्या करने के लिए अनुमति है. नंबर 3, it lays down limits in the powers of government and tells us what the rights of the citizens are. यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट की पावर की लिमिट डिसाइड करता है और ये भी बताता है कि सिटीजन्स के राइट्स क्या हैं. नंबर 4, it expresses the aspirations of the people about creating a good society. कॉन्स्टिट्यूशन ये भी बताता है कि कंट्री की क्या आकांक्षा है और हम किस तरह की सोसाइटी चाहते हैं. Number 5, it is the supreme law that determines the relationship among people living in a territory and also the relationship between the people and the government. वर्ल्ड में बहुत सी कंट्रीज का खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है, बट ज़रूरी नहीं है कि जो कंट्रीज का कॉन्स्टिट्यूशन है, ये ज़रूर है कि जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं उनका कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूर होता है. जैसे वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद यूएसए ने खुद को कॉन्स्टिट्यूशन दिया था और फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को अप्रूवल दी थी. मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. साउथ अफ्रीका की ही तरह जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तब हमारे यहाँ भी बहुत डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस थी. इंडिया जैसे ह्यूज और डाइवर्स कंट्री के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना बिल्कुल भी इजी नहीं था. उस समय इंडिया के लोग सब्जेक्ट से सिटीजन्स बन रहे थे. कंट्री बनी थी रिलीजियस पार्टीशन के बाद. ये इंडिया और पाकिस्तान दोनों में रहने वाले लोगों के लिए बहुत ही ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस था. एटलीस्ट 10 लाख लोग मर गए थे दोनों साइड के. इसी बीच एक और प्रॉब्लम थी. इंडिया में उस टाइम 560 से ज्यादा प्रिंसली स्टेट्स थे और जब अंग्रेज जाने लगे तब इन प्रिंसली स्टेट्स को 3 ऑप्शन दिए गए. पहला, या तो वो इंडिया में मिल जाए, दूसरा या वो पाकिस्तान में मिल जाए, या तीसरा इंडिपेंडेंट रहें. तो प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया में मिलवाना काफी डिफिकल्ट और अनसर्टन था. तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे उनको कंट्री के फ्यूचर को लेके बहुत चिंता थी. द पाथ टू कॉन्स्टिट्यूशन. फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत अलग अलग विचार के लोगों ने पार्टिसिपेट किया. उनके अलग अलग व्यूज थे कि इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया को कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए, और ऐसे डिफरेंसेस अभी भी हैं, पर सब लोगों ने कुछ बेसिक आइडियाज को एक्सेप्ट किया है. 1928 में मोतीलाल नेहरू और 8 अदर कांग्रेस लीडर्स ने इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था. कराची में 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था. इसमें आईएनसी ने रेजोल्यूशन पास किया था कि इंडिपेंडेंट इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए. इन दोनों डॉक्यूमेंट ने यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, राइट टू फ्रीडम एंड इक्वालिटी और माइनॉरिटीज के राइट्स को प्रोटेक्ट करना, इन सब को इंक्लूड किया था. तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बनने से बहुत पहले ही कुछ बेसिक वैल्यूज एक्सेप्ट कर ली थी लीडर्स ने. इंडिपेंडेंस से पहले जब इंडिया में इलेक्शंस होते थे तो उसमें बहुत ही कम लोग पार्टिसिपेट कर पाते थे, जिसकी वजह से लेजिस्लेचर बहुत वीक था. पर इससे हमने जाना कि गवर्नमेंट कैसे काम करती है, और ये जो एक्सपीरियंस गेन किया इंडियंस ने, उसने हमारी बड़ी हेल्प की इंडिपेंडेंस के बाद अपने खुद के इंस्टीट्यूशंस बनाने में. इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने बहुत से प्रोविजंस लिए हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में. इतना ही नहीं, हमने अलग अलग कंट्रीज से सीखा है, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडियाज, ब्रिटेन से पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, यूएस से बिल ऑफ राइट्स और रशिया का सोशलिस्ट रेवोल्यूशन. तो इन सबको हमने डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं डाला, बल्कि सोच समझ के डिस्कशंस हुई और जो हमें हमारी कंट्री के लिए सही लगा उन्हीं को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बनाया गया. द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की असेंबली ने, जिसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहते हैं. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए इलेक्शंस जून 1946 को हुए थे और उसकी पहली मीटिंग दिसंबर 1946 को हुई. फिर कंट्री डिवाइड हो गई इंडिया और पाकिस्तान में, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, उसमें 299 मेंबर्स थे. असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया 26 नवंबर 1949 को और ये इफेक्ट में आया 26 जनवरी 1950 को, और इस दिन रिपब्लिक डे मनाया जाता है.
पर आपको नहीं लगता कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है वो भी 70 साल पहले, क्या हमें उसे अब मानना भी चाहिए? बिल्कुल। और ऐसा क्यों है? लेट्स सी। नंबर 1, द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिफ्लेक्ट द व्यूज ऑफ इट्स मेंबर्स अलोन, इट एक्सप्रेसेस अ ब्रॉड कंसेंसस ऑफ इट्स टाइम। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में जो व्यूज हैं वो सिर्फ इस असेंबली के नहीं बल्कि उस समय इसी बात से सब सहमत थे। बहुत सी कंट्रीज को कॉन्स्टिट्यूशन दोबारा बनाना पड़ता है क्योंकि कंट्री के कुछ ग्रुप्स सहमत नहीं होते, या फिर कुछ कंट्रीज में कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ पेपर बन के रह जाता है और उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। पर हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। इनफैक्ट इतने सालों के बाद भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पे विश्वास अभी भी बना हुआ है। नंबर 2, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंटेड द पीपल ऑफ इंडिया। पर आप बोलोगे कि जब सिर्फ कुछ लोगों ने ही वोट दिया, बहुत सारे लोग चूज ही नहीं कर पाए अपने रिप्रेजेंटेटिव्स, तो कैसे ये कॉन्स्टिट्यूशन सबको रिप्रेजेंट कर रहा है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर से इलेक्ट होके ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में गए थे, ये प्रोविंशियल असेंबलीज पूरे भारत में फैली हुई थी। मतलब इंडिया के हर कोने से लोगों ने इस असेंबली में पार्टिसिपेट किया था। असेंबली में ज्यादातर मेंबर्स कांग्रेस पार्टी के थे, पर उस समय कांग्रेस में सारी विचारधाराओं के लोग थे और असेंबली में अलग अलग लैंग्वेज, कास्ट, क्लास, रिलीजन और ऑक्यूपेशन के लोग थे। तो अगर यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी के बेसिस पे इलेक्शन होता भी, तब भी ऐसा ही कुछ कॉम्पोजिशन होता नेशनल असेंबली का। नंबर 3, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली worked in a systematic, open and consensual manner which gives sanctity to the constitution. Constituent Assembly का काम बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में था। सबसे पहले हमने कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स डिसाइड किए और उस पर सहमति हुई। फिर एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई जिसके चेयरमैन थे B.R. अम्बेडकर। उसमें ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। बहुत सारे राउंड्स ऑफ डिस्कशंस हुए उस ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन के। 2000 से भी ज्यादा अमेंडमेंट्स को कंसिडर किया गया। मेंबर्स ने 114 डेज तक डेलिब्रेशंस की, जो कि 3 साल तक चली। जो भी डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किया गया था और जो भी शब्द बोले गए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उन सबको रिकॉर्ड और प्रिजर्व करके रखा गया है, जिनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स कहते हैं। ये डिबेट से हमें पता चलता है कि जो प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, उनका क्या मतलब है। गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी समझने के लिए हमें 2 चीजें जानना जरूरी है। पहले उन लोगों के व्यूज को समझना जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, और ये भी जानना जरूरी है कि कॉन्स्टिट्यूशन में खुद क्या लिखा है उसकी फिलॉसफी के बारे में, जो कि प्रियम्बल में है। तो चलो इन दोनों के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। गांधी जी भले ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पार्ट नहीं थे, पर बहुत से लोग जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे वो उनके व्यूज को फॉलो करते थे। गांधी जी ने अपनी मैगजीन यंग इंडिया में बहुत साल पहले 1931 में लिखा था कि उनको कैसा कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। गांधी जी की तरह अम्बेडकर जी भी इनइक्वालिटी को खत्म करना चाहते थे, पर उन दोनों की अलग अलग व्यूज थे कि कैसे इनइक्वालिटी को हटाया जाए। इनफैक्ट अम्बेडकर जी ने बहुत सारे मौके पर गांधी जी को बहुत क्रिटिसाइज किया है। फिलॉसफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन के सारे आर्टिकल्स को गाइड करती है। ये अमेरिकन मॉडल की इंस्पिरेशन से बना है। चलो प्रियम्बल पढ़ते हैं और जो भी इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं उनको समझते हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया का ये मतलब है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, वो हम सब ने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू बनवाया है। ये हमें कोई किंग या फॉरेन पावर्स ने नहीं दिया। हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign। सॉवरेन मतलब होता है कि इंडिया अपने डिसीजंस खुद से ले सकती है, बोथ इंटरनल डिसीजन और एक्सटर्नल डिसीजन। सोशलिस्ट का मतलब है कि हमारी जो वेल्थ है वो सोसाइटी एज अ होल जनरेट करती है, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी इक्वली होना चाहिए। गवर्नमेंट लैंड की ओनरशिप को रेगुलेट करेगी ताकि सोशल इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज कम हो। सेक्युलर का मतलब है सिटीजन्स को फ्रीडम है कोई भी रिलीजन फॉलो करने की। गवर्नमेंट का कोई स्टेट रिलीजन नहीं है और उनके लिए सारे रिलीजन एक समान है। डेमोक्रेटिक मतलब लोगों के इक्वल पॉलिटिकल राइट्स हैं, वो अपने रूलर्स चुन सकते हैं और गवर्नमेंट को बेसिक रूल्स मानने पड़ेंगे। रिपब्लिक का मतलब है कि हमारा जो हेड ऑफ स्टेट है यानी हमारे प्रेसिडेंट, वो इलेक्टेड होंगे, हेरिडिटरी नहीं। And to secure to all its citizens justice मतलब सिटीजन्स के बीच में भेदभाव नहीं कर सकते कास्ट, रिलीजन और जेंडर के बेसिस पर। सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लिबर्टी
लिबर्टी मतलब लोगों के ऊपर कोई अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी, उनको थॉट, एक्सप्रेशन और एक्शन की फ्रीडम है। ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इक्वालिटी। इक्वालिटी यानी लॉ के सामने सब इक्वल हैं और हमें सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी यानी आपस में भाईचारे के साथ रहना चाहिए। कोई भी देशवासी को अपने से कम नहीं समझना चाहिए हमें। Assuring dignity to all the individual and unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, to hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. Institutional Designs. कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ वैल्यूज और फिलॉसफी बारे में नहीं है, बल्कि ये भी बताता है कि इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट में कैसे इन वैल्यूज को लाया जाए। ये बहुत ही लॉन्ग और डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है, इसलिए हम बदलते समय के साथ कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बदलाव भी ला सकते हैं। जिन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, उनके अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन को लोगों की एस्पिरेशंस और सोसाइटी में आ रहे बदलाव के मुताबिक होना चाहिए। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को एक सेक्रेड, स्टैटिक और अनऑल्टरेबल लॉ जैसा नहीं देखा, तो उन्होंने कुछ प्रोविजंस भी बनाए हैं कि किस तरह हम कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस ला सकते हैं।